कम्युनिटी के बाद में अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की आपके, वह है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले उसको समझते हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल ये क्लियर मिलेगा आपको टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहले यहाँ से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको भी आप देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन क्या है वो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया, खाली पड़ी जगह के ऊपर प्लांट कम्युनिटी का सिक्वेंशियल मैनर में डेवलप हो जाना इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन कहलाता है। अब देखिए आपको नेचुरल कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, आपने देखा भी होगा सक्सेशन किसे कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से अपने स्कूल में आप जा रहे हैं, 3rd क्लास 4th क्लास 5th 6th 7th क्लास चेंज करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब आप जाते हैं, सपोज करिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, स्कूल के रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा खाली पड़ी जगह दिखाई देती है। 5th क्लास में भी दिखाई देखी आपने, 6th में भी दिखाई दी। क्या वो हमेशा बिल्कुल खाली नीट एंड क्लीन पड़ी रहती है? आप देखेंगे कि 1-2 साल के बाद में वहाँ पर ग्रासेस आ जाती हैं। अब मैं ये पूछता हूँ कि वहाँ पर ग्रास क्या आपने जाकर लगाई है या किसी और ने लगाई है? किसी ने भी नहीं लगाई है। ग्रास के सीड्स एयर के थ्रू वहाँ पर आए, उनको वहाँ पर इन्वायरमेंट सूटेबल मिला और वो वहाँ ग्रो कर गए। बता दूँ मैं आपको कि आज ग्रास है और आने वाले टाइम में 3-4 साल बाद वहाँ पर छोटी श्रब्स आ जाएंगी, अंडर श्रब्स, फिर श्रब्स आ जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको ये समझने के बाद में आप कहेंगे, पूछेंगे कि इसका मतलब सर खाली पड़ी जो जगह है वहाँ पर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो क्या वहाँ पर एक दिन फॉरेस्ट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो फिर आप कहेंगे फिर हमें तो पेड़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब फॉरेस्ट खुद ही अब बन जाता है। लेकिन उसे बनने में यदि मैं बात करूं तो कम से कम तो 200 साल 200 ईयर्स और मैक्सिमम 1000 साल 1000 ईयर्स लगते हैं। सिक्वेंशियल मैनर में किसी खाली पड़ी जगह पर फॉरेस्ट का डेवलप होना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी को हम सक्सेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सक्सेशन को आप समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। कम से कम देखिए सक्सेशन को होने में शुरुआत से लेकर आखिरी तक फॉरेस्ट बनने में 200 साल लगते हैं, तो इसलिए 200 साल कौन जिएगा? तो इसलिए सक्सेशन को हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। तो सक्सेशन क्या हुआ? खाली पड़ी जगह पर प्लांट कम्युनिटी का डेवलप हो जाना, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन कहते हैं। चलिए, ये मैंने आपको नेचर के अंदर नेचुरल एक एग्जांपल दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उसी एग्जांपल से रिलेट करते हैं। ये खाली पड़ी जगह, बंजर जमीन समझो, बैरन एरिया, खाली पड़ी जगह। खाली पड़ी जगह पर मॉइस्चर क्या होगा? कम, लो। मिनरल्स क्या होंगे? कम, लो, बंजर है। वहां पर ढेर सारे सीड्स विंड के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू आते हैं। आम का भी आया होगा, अमरूद का भी आया होगा, नीम का भी आया होगा, बैनियन ट्री का भी आया होगा, फिग का भी आया होगा। लेकिन सब सीड ने कहा कि लो मॉइस्चर और लो मिनरल्स में हम ग्रो ही नहीं कर सकते। लेकिन ग्रास वाले ने, शायद जो शुरुआत करने वाला है, उसने कहा कि हम लो मॉइस्चर लो मिनरल्स में तो रहते हैं, ग्रो करिए। जो ग्रो किया हमने इसको ग्रास मान लिया क्योंकि ग्रास ही आप देखते हैं। लेकिन कौन पहले खाली पड़ी जगह पर ग्रो करता है, जिसे हम पायनियर कम्युनिटी या पायनियर स्टेज कहते हैं। खाली पड़ी जगह पर जो पहली बार स्टैब्लिश होता है, सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट दिखाता है, वहाँ जर्मिनेट कर जाएगा, वहाँ ग्रोथ करेगा, नंबर बढ़ाएगा, उस कम्युनिटी को, उस स्टेज को पायनियर कम्युनिटी या पायनियर स्टेज कहते हैं। ये ओपनर होते हैं, ओपनिंग करने वाले। अब वो वहाँ पर क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और डेथ हो जाएगी। ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डेथ हो रही है, तो डेथ होने के बाद में उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहीं पर मिक्स हो जाएगा।
मिक्स हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ जो मॉइस्चर है जो बहुत कम था पहले थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मिनरल्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इस ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्वायरमेंट को अपने स्पीसीज के लिए तो बनाया अनफेवरेबल, क्योंकि ये तो लो मॉइस्चर और लो मिनरल्स में ग्रो करने वाला है, लेकिन अब इसने ग्रो कर कर रिप्रोड्यूस करके डेथ होकर यहाँ के इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया है और दूसरी किसी स्पीसीज के लिए बन गया ये सुटेबल। तो इसको जाना पड़ेगा, अब ये आ जाएगी। ए स्पीसीज आई कोई, वो भी ग्रोथ करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, डेथ करेगी और फाइनली वो भी अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए तो अगेंस्ट और दूसरी स्पीसीज के लिए फेवरेबल या सुटेबल बना देती है। बी आ गई। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। बी भी ग्रो करेगी, बी जो है स्पीसीज ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, डेथ, और वो अपने इन्वायरमेंट को अपने अगेंस्ट और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए सुटेबल। सी इस तरीके से वहां पर जो भी सीड्स पड़े हैं ढेर सारे, जिसके लिए जो जो सुटेबल इन्वायरमेंट बनता जाता है वो ग्रो करता जाता है। फिर डी आ जाएगी, डी ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, डेथ हो जाएगी और उसके बाद में अपने लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट और किसी दूसरी के लिए फेवरेबल। फाइनली यहां पर ट्री आ जाएंगे, ट्रीज, वुडी प्लांट्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, इतनी जल्दी डेथ नहीं होती। ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन डेथ जल्दी नहीं होती है, इसलिए ये अपने इन्वायरमेंट को इनकी तरह इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो क्लाइमेक्स बनाते हैं स्टेज, ये के कंपैरिजन में मोर स्टेबल कम्युनिटी है क्लाइमेक्स स्टेज, और ये टिकती है, ये जाती नहीं है। एक बैनियन ट्री यदि ग्रो कर गया तो बताइए कब वो गिरेगा, मरेगा, कब उसका ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी क्लाइमेक्स स्टेज होती है और कहते हैं कि ये फाइनल बन जाती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाने की जो कहानी है वही सक्सेशन है। इसमें कुछ टर्म दी गई है, जैसे जो शुरुआत करता है बैरन एरिया पर पहली बार स्टैब्लिश होता है उसे पायनियर स्टेज, जो सबसे लास्ट में जो कि वुडी प्लांट्स बनाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट को इतनी तेजी से चेंज नहीं करते, जो औरों के कंपैरिजन में स्टेबल कम्युनिटी बनाते हैं, क्लाइमेक्स स्टेज। पायनियर स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज के बीच में जो आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ए बी सी डी, इनको सीरियल स्टेज कहते हैं। और पूरी की पूरी सीक्वेंस को पायनियर स्टेज, सीरियल स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज को मिलाकर सीरे कहते हैं, सीरे कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सक्सेशन एक्चुअली बेस्ड है कि ये जब आया ये नहीं टिक पाया, इसने अपने इन्वायरमेंट को चेंज किया दूसरे की सुविधा के लिए, ये भी नहीं टिक पाया, ये भी नहीं टिक पाया। इट मीन्स कि बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। ये इसी स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन करते हैं कि बायोलॉजिकल कम्युनिटीज स्टेबल नहीं हैं। हम ही खुद देख लो, जब हम आए थे यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम था, इन्वायरमेंट इतना गर्म नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग करके CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है, ग्लोबल वार्मिंग कर दी है, तो कुल मिला के अपने लिए इन्वायरमेंट अगेंस्ट ही तो बना रहे हैं। इट मीन्स ये चीज प्रूव करती है कि बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। स्टेबल ये भी नहीं है, लेकिन ये इनके कंपैरिजन में ज्यादा मोर स्टेबल है। चलिए अब सीरे की बात करते हैं। अब देखिए सीरे हो गया है, अब ये सक्सेशन कहां पर हो सकता है? वाटर में हो सकता है, वाटर बॉडी। ये सूखे एरिया में, ड्राई एरिया में हो सकता है। यदि वाटर में होगा तो सीरे से पहले हाइड्रो जोड़ दो, हाइड्रो सीरे। और यदि सूखे में होगा तो जीरो सीरे। नाम कितना आसान है। वाटर में यदि सक्सेशन हाइड्रो सीरे और यदि ड्राई एरिया पर है तो जीरो सीरे। अब वाटर भी तो दो तरह के हो सकते हैं, सोल्टी वाटर, एसिडिक वाटर। यदि वाटर सोल्टी है तो हेलो सीरे, हेलो हेलोजेंस, सोल्ट से आया है। और यदि वाटर एसिडिक है तो ऑक्सैलो सीरे। हाइड्रो सीरे, हेलो सीरे, ऑक्सैलो सीरे, ये सब वाटर से रिलेटेड है, से इसको हाइड्रार्च कहते हैं। एंटायर सबको हाइड्रार्च कहा जाता है। जीरो सीरे में ये सक्सेशन सैंडी एरिया पर होता है, हो सकता है रेत पर, सैंड पर। जैमो सीरे रॉक्स पर हो सकता है, चट्टानों पर। लिथो सीरे, लिथो सीरे, जैमो सीरे,
जीरो सिरे कलेक्टिवली आते हैं जीरार्च के अंदर। तो ये जो है कुछ क्लासिफाई किया है, बहुत आसान है आपके लिए इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको याद रखना। तो आप समझे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन खाली पड़ी जगह पर फॉरेस्ट का स्टैब्लिश हो जाना है, लेकिन फॉरेस्ट स्टैब्लिश सिक्वेंशियल मैनर में होता है, एकदम से जंप नहीं कर जाता है। भाई पहले पायनियर आएंगे, फिर ABCD आएंगे सीरियल, फिर बाद में आएगा फॉरेस्ट स्टेज। इसको होने में समय भी लगता है, टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉजेज ऑफ सक्सेशन। आपके मॉड्यूल के अंदर इस इंफॉर्मेशन के बाद में दिया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे पूरा सक्सेशन पढ़ने के बाद में, क्योंकि फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सक्सेशन टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो इसलिए उसे हमने होल्ड किया, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम आ जाते हैं कोजेस ऑफ सक्सेशन। कोजेस ऑफ सक्सेशन की सक्सेशन के पीछे वजह क्या है? एक तो खुद स्पीसीज वजह है कि स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट को अपने अगेंस्ट और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए फेवरेबल बना देती है, इसलिए इसको बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जब स्पीसीज खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और दूसरा जिसमें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स वो सब फैक्टर जो किसी एरिया को खाली करने में हेल्प करते हो। दीज ऑल फैक्टर्स मेक एन एरिया बैरन। भाई जैसे एरिया खाली हो जाएगा वहां पर पायनियर आ जाएगा, इसलिए ये वो सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोई जगह खाली हो जाती है। जैसे सॉयल इरोजन, सॉयल कट कर चली गई, सॉयल इरोजन। सॉयल डिपोजिशन, सॉयल डिपॉजिट हो गई। लैंड स्लाइड्स, पूरा का पूरा पहाड़ी खिसक गया, लैंड स्लाइड्स। वॉल्केनिक लावा, लावा निकला और फैल गया तो खाली जगह बन गई, वॉल्केनिक लावा। तो सॉयल इरोजन, सॉयल डिपोजिशन, लैंड स्लाइड्स, वॉल्केनिक लावा, ऑल फैक्टर्स मेक एन एरिया बैरन, खाली बनाता है। अब इसके बाद में टाइप्स ऑफ सक्सेशन। इस वाले पॉइंट से मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है या किस तरह के क्वेश्चन बने हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन में इनको 2 पार्ट्स में दिया है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। चलिए हम बता देते हैं कि प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे। बेसिक याद रहेगा तो शायद हो सकता है कि एग्जाम्पल ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी बेसिक की जानकारी की वजह से, बेसिक इंफॉर्मेशन होने की वजह से आप इजीली बता पाएंगे। प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन उसको कहते हैं कि प्लांट कम्युनिटी ऐसी जगह डेवलप हो रही है कि वहां पर पहले कभी कोई प्लांट कम्युनिटी रही नहीं। मतलब ऐसी जगह जहां पर पहली बार कोई प्लांट कम्युनिटी डेवलप हो रही हो। अब ऐसे एरिया थोड़ा सा इमेजिन करिए कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जांपल देखिए। वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनिक लावा फैला हुआ है तो पहली बार ही तो प्लांट कम्युनिटी आएगी। दूसरा इग्नियस रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उन पर पहली बार ही आएगा कोई। सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, ये भी पहली बार। लैंड स्लाइड्स, पूरा का पूरा लैंड ही हट गया, न्यू लैंड एक्सपोज हो गया। कोरल रीव्स, कोरल जो होती है इकट्ठी होकर आइलैंड की फॉर्म ले लेती है, तो वहां पर प्लांट कम्युनिटी डेवलप होगी तो प्राइमरी सक्सेशन होगा। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वोयर, एनसीईआरटी के अंदर दिया है इसलिए इसको स्टार मार्क किया है। कोई नया बना पॉन्ड और रिजर्वोयर में जो सक्सेशन होगा, याद रखें वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वोयर। वॉल्केनिक लावा, इग्नियस रॉक, सैंड ड्यून्स, लैंडस्लाइड्स, कोरल रीव्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स एंड रिजर्वोयर प्राइमरी सक्सेशन के पार्ट है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम करना पड़ता है, वो क्या? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहां पर सॉइल को फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि पहले कभी यहां पर कोई प्लांट रहा नहीं, रॉक्स हैं, लावा है, तो इनके ऊपर सॉइल को बनाना पड़ता है। और आप ये जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो समझ लें 1 इंच सॉइल को बनाने में हजारों साल लग जाते हैं।
500 से ऊपर लग जाते हैं, तो सॉइल को बनाने में समय लगता है, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही स्लो होने वाला है, टाइम टेकिंग है, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है, धीमे होता है। याद रखें कि यहां पर सॉइल का फॉर्मेशन करना पड़ता है। सेकेंडरी सक्सेशन कहां पर होगा? बिल्कुल इसका उल्टा, कहीं पर पहले प्लांट कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट था, एग्रीकल्चर चल रहा था, लेकिन किसी वजह से जंगल बर्बाद हो गया, किसी वजह से किसान खेतीबाड़ी को छोड़कर चला गया, ऐसी जगह दोबारा फॉरेस्ट डेवलप हो तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्या? यहां पर सॉइल फॉर्म नहीं करना पड़ता। जरा बताइए, यदि सॉइल फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, सॉइल पहले से ही मौजूद है, प्रेजेंट है, तो यहां पर फॉरेस्ट को आने में कम समय लगेगा, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, फास्ट। प्राइमरी सक्सेशन में कहते हैं कि खाली पड़ी जगह पर फॉरेस्ट को बनने में 1000 साल लगते हैं, 1000 ईयर्स, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में यदि बात करें 50 to 100 में तो ग्रासलैंड आ जाता है, 100 to 150 में फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से जो याद रखने हैं? फायर, फॉरेस्ट फायर। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? आग लग गई जंगल में, फायर, फॉरेस्ट में। फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, भाई फायर हो या फ्लड आए, सॉइल कहीं नहीं गई, पेड़ी तो जल गई या जो है सबमर्ज हो गए, पानी में डूब गए। डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट के ले गया कोई, सॉइल तो वहीं पर है। क्लाइमेट चेंज हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, स्टार मार्क किया है, अबंडेंट फार्म लैंड, मतलब अबंडेंट मतलब छोड़ी गई। अभी किसान खेती कर रहा था, अब उसे लगा कि इसमें कोई फर्टिलिटी नहीं रही, वो खेती छोड़कर चला गया, अबंडेंट फार्म लैंड को छोड़कर चला गया, जिसे झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले करते हैं। तो वहां पर जब फॉरेस्ट होगा और सक्सेशन चलेगा तो कौन सा होगा? सेकेंडरी सक्सेशन। स्पीड याद रखनी है, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है, सॉइल बनानी पड़ती है। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है क्योंकि यहाँ सॉइल बनानी नहीं पड़ती है। प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल अबंडेंट फार्मलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बाद में अब सक्सेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। डिटेल में समझने के लिए एक सक्सेशन हम समझते हैं वाटर बॉडी के अंदर, जिसे हम हाइड्रोसीरे कहते हैं, और एक सक्सेशन की बात करेंगे जो रॉक्स पर होगा, चट्टान पर होगा, जिसे हम लिथोसीरे कहते हैं। एक हाइड्रोसीरे डिटेल में पढ़ेंगे, एक लिथोसीरे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हाइड्रोसीरे के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर हाइड्रोसीरे, हाइड्रोसीरे क्या होता है? सक्सेशन इन द न्यूली फॉर्म्ड पोंड और लेक। एक नए बने पोंड या लेक के अंदर किस तरीके से ग्रेजुअली वेजिटेशन के चेंज होने पर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये एक न्यूली क्रिएटेड पोंड या लेक है। यहां पर सबसे पहले आपको इसमें दिखाई देंगे, ये जो डॉटेड है ये है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, तो मैं कह सकता हूं कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज पायनियर स्टेज बनाती है हाइड्रोसीरे के अंदर। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कौन बनाता है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड वॉलवॉक्स। ग्रीन एल्गा है, वॉलवॉक्स याद रखें। अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर वही जो है जो आपको समझाया था उसी से समझे। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ होगी तो इनकी डेड बॉडी नीचे जाएगी और नीचे जाने पर नीचे सेट हो जाएगी और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को बिल्डअप कर दिया जाएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर जब यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर देखिए, तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप हो जाएगा, तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद में दूसरी स्टेज रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आ जाएगी। रूटेड सबमर्ज स्टेज मतलब ऐसे प्लांट जो रूटेड हैं और पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड। और ये रूटेड सबमर्ज स्टेज बनाता है वैलिसनेरिया। और इसका दूसरा एग्जांपल आप चाहें तो नोट कर लें, हाइड्रिला।
वैलिसनेरिया फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि वैलिसनेरिया एक रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है। अब रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट वैलिसनेरिया भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी भी डेथ होगी। डेथ होने पर लेक के बॉटम में जो ऑर्गेनिक मैटर का लेवल है, सॉइल फॉर्मेशन, वो बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे जो रूटेड तो हैं लेकिन वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। उन्हें कहते हैं रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, मतलब रूटेड है लेकिन फ्लोट कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है निलंबियम, लोटस, निम्फिया, वाटर लिली जिसे कहते हैं। देखिए एक लोटस जो है, निलंबियम आपने देखा होगा पानी पर। कभी आप लोटस को पानी से निकालने की कोशिश करें तब आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि निलंबियम नेचर में कैसा होता है। जब पानी के ऊपर तैरते हैं निलंबियम लोटस को आप निकालने की कोशिश करेंगे, निकल नहीं पाएगा। आपको पता लगेगा कि वो ऊपर तैर रहा है लेकिन उसकी रूट्स नीचे डर्ट में, कीचड़ में धसी रहती है। तो इसलिए इसको रूटेड फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं, निलंबियम एंड निम्फिया। स्टेज याद रखनी है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब ये निलंबियम, निम्फिया, रूटेड फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं ये ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी डेथ होगी, डेड बॉडी इकट्ठी हो जाएगी और फाइनली जो है आगे बढ़े यदि तो लेक के अंदर और डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा। देखिए डेड ऑर्गेनिक मैटर अब इतना इकट्ठा हो गया है कि नीचे लगातार डीकम्पोजिशन चल रहा है। अब डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया, फंगस जब कर रहे होंगे तो मिनरल्स भी रिलीज हो रहे होंगे और यहाँ से मिनरल्स रिलीज होकर पूरी की पूरी वाटर बॉडी में फैल गए हैं। मिनरल्स फैल गए हैं तो पूरी की पूरी जब वाटर बॉडी में मिनरल्स फैल गए तो प्लांट को लगा कि अपनी रूट को नीचे रखने का कोई फायदा नहीं। इसे दूसरी स्टेज आई, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ये प्लांट ऐसे हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इनको आप पकड़कर बाहर डाल सकते हैं, फ्री फ्लोट करते हैं। फ्री फ्लोटिंग स्टेज और इसका एग्जांपल है आइकोर्निया। आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ जिसे कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग स्टेज दिखाता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर या मॉड्यूल के अंदर इन दोनों को एक ही स्टेज माना है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि सर ने इतनी सारी स्टेज बता दी। 3rd और 4 को मात्र उन्होंने फ्लोटिंग स्टेज नाम दिया है। अब फ्लोटिंग स्टेज दो पार्ट में आती है, एक तो रूटेड फ्लोटिंग और दूसरी फ्री फ्लोटिंग। तो आपकी एनसीईआरटी ने मात्र फ्लोटिंग स्टेज दिया है, लेकिन आपको याद रखना है फ्लोटिंग में रूटेड फ्लोटिंग एंड फ्री फ्लोटिंग स्टेज बनती है। चलिए अब ये भी ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डेथ करेंगे। आइकोर्निया डेड ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ेगा तो लगातार आप देख रहे हैं पहले से लेकर 4th 5th तक लेक लगातार शैलो होती जा रही है, डेड ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि लेक लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है ग्रेजुअली। यहां पर अब आ जाएंगे रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज याद रखें, इस स्टेज को एम्फीबियस स्टेज भी कहते हैं, पानी भी और लैंड भी। और इसके एग्जांपल है एजोला एंड टाइफा। एजोला एंड टाइफा रीड स्वैम्प स्टेज के एग्जाम्पल हैं, याद रखना है। अब रीड स्वैम्प स्टेज में एजोला एंड टाइफा, एम्फीबियस स्टेज में ये जो प्लांट है ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डेथ करेंगे, इनकी डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर और बिल्डअप हो जाएगा और लेक जो है वो भर जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी 6 नंबर की, मार्श मिडो। मार्श मिडो स्टेज, जिसको सेज स्टेज भी कहते हैं, सेज। और इसके एग्जाम्पल है मडी प्लांट्स। मडी प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखने हैं मडी प्लांट्स। अब ये जो मार्श मिडो स्टेज में प्लांट्स है ये ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी और डेड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो देखिए अब थोड़ा बहुत ही पानी रह गया बस। कभी इतनी गहरी लेक हुआ करती थी डीप, अब मात्र कहीं थोड़ा बहुत बस मॉइस्चर रह गया है और स्टेज आ जाती है स्क्रब स्टेज। और इसके एग्जाम्पल है वुडी श्रब्स। वुडी श्रब्स, झाड़ियाँ आ जाती है। अब यहाँ पर इनकी भी डेथ होगी, ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डेथ करेंगे। फाइनली पूरा का पूरा वाटर बॉडी जब कभी हुआ करता था वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वुडी प्लांट्स आ जाएंगे जिसे कहते हैं फॉरेस्ट स्टेज, जो कि एक क्लाइमेक्स स्टेज है जिसके एग्जाम्पल है ओक एंड सैलेक्स। तो किस तरह देखिए वाटर बॉडी का ग्रेजुअली सिक्वेंशियल मैनर में जो है फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना हाइड्रो सीरे कहलाता है।
इसमें फाइटोप्लैंक्टन स्टेज पायनियर है, फॉरेस्ट स्टेज क्लाइमेक्स स्टेज है, जबकि रूटेड सबमर्ज, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श मिडो, स्क्रब स्टेज, सीरल स्टेज है। और पूरा का पूरा ये सीक्वेंस हाइड्रोसीरे है। अब यहां पर इसको लेकर कुछ क्वेश्चन समझे आप। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका मतलब खाली पड़ी लेक को यदि उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो एक दिन सिक्वेंशियल मैनर में वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप कहेंगे इसका मतलब सारी लेक ऐसे छोड़ दे तो कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन उसे होने में समय लगेगा। आप क्या सोच रहे हैं, जिसे बताने के लिए मुझे मात्र 10 मिनट लगे, 10 मिनट्स की फाइटोप्लैंक्टन से रूटेड, रूटेड फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, फाइनली फॉरेस्ट, इसको नेचर में होने में 1000 ईयर्स लगते हैं। 1000 साल में होगा ये काम, 1000 साल में। इसलिए अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि आज के टाइम में जो आप फॉरेस्ट देखते हैं या तो वो रॉक्स पर बने हैं, लिथोसीरे हुआ होगा, या वो वाटर बॉडीज पर बने हैं, हाइड्रोसीरे का रिजल्ट है। अब जरा सोचिए, फॉरेस्ट को बनने में 1000 साल लगते हैं, काटने में हमें कोई समय नहीं लगता। इसलिए बनने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए उनको कंजर्व करना जरूरी है। देखिए, हाइड्रोसीरे जब भी आप पढ़ें, यहाँ पर 3 क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहें। 3 क्वेश्चन एग्जाम में नीट यहाँ से पूछता है इकोलॉजिकल सक्सेशन हाइड्रोसीरे में। वो कौन से 3 क्वेश्चन है वो समझे। एक इजी लेवल का है, एक मीडियम है और एक टफ है। तीनों क्वेश्चन की कैटेगरी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी लेवल का आपसे पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूटेड सबमर्ज स्टेज। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो रूटेड सबमर्ज स्टेज को बनाता है। आपको हर स्टेज के एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो फॉरेस्ट स्टेज को बनाता है, क्लाइमेक्स स्टेज को बनाता है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पायनियर स्टेज बनाता है हाइड्रोसीरे के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकता है ऑप्शन में, वॉल्वॉक्स आपको आंसर करना हो तो आपसे एक पर्टिकुलर स्टेज का नाम देकर आपसे उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, इजी। उसके बाद में मीडियम लेवल का क्वेश्चन क्या होगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। आप मॉड्यूल के अंदर बने हुए डायग्राम को देखें, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर देख लें। चलिए, मॉड्यूल से बेहतर मैं मानूंगा कि आप एनसीईआरटी के अंदर बने हुए स्टेजेस के डायग्राम को, फिगर को देखें, और जैसी फिगर जहां जो जैसी बनी है वैसी ही फिगर अपने दिमाग में कॉपी कर लें, अपने माइंड के अंदर सेट कर लें। वो क्या करेगा आपके एग्जाम में, एक किसी फिगर को उठाएगा और उठाकर आपके पेपर में एग्जाम में पेस्ट कर देगा और पूछेगा आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ हाइड्रोसीरे। तब आपको स्टेज मालूम होनी चाहिए। अरे नहीं, ये तो रीड स्वैम्प की है, ये तो मार्श मिडो है, नहीं ये तो क्लाइमैक्स है। तो पहले बता दूं मैं आपको, स्टेज याद रखनी है, डायग्राम आपको याद रखने हैं, देखें उन्हें थोड़ा ध्यान से। जनरली बच्चे को एक ही जगह प्रॉब्लम आती है, वह है 2 स्टेज दी हुई है, एनसीईआरटी खोलकर देखना। एक तो मार्श मिडो स्टेज और दूसरी रीड स्वैम्प। ये दोनों स्टेज दिखने में बिल्कुल सिमिलर सी लगती है, लेकिन आपको कोई तरीका अपनाना है जिससे कि आप इजीली दोनों स्टेजेस को डिस्टिंग्विश कर सकें। तो याद रखें, पानी इन दोनों में से किस में ज्यादा होगा बताइए। ऑब्वियसली इसमें होगा ना, फिर पहले वाली है, या वाटर का ज्यादा या वाटर कम। तो रीड स्वैम्प स्टेज में आप देखेंगे कि पानी ज्यादा लेवल दिख रहा है, मार्श मिडो में कम। तो मार्श मिडो एंड रीड स्वैम्प स्टेज के दोनों डायग्राम को मार्क कर लें और दोनों को अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन है, जो कि नीट में आ चुका है एग्जाम में, वो देखिए क्या है। वो क्या करेगा, वॉल्वॉक्स को उठाएगा यहाँ से, वॉल्वॉक्स, वैलिस्नेरिया, उसके बाद में निलंबियम, आइकॉर्निया, एजोला, वुडी श्रब्स एंड ओक। ये 6-7 एग्जाम्पल ले लिए, 5-6 एग्जाम्पल लेने के बाद में एक आंसर में तो बिल्कुल सीधा सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर जो है वो, और 3 जो ऑप्शन रहेंगे उनको आगे पीछे कर देगा और फिर कहेगा फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोसीरे। हाइड्रोसीरे के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करिए। अब जरा सोचिए कि ये क्वेश्चन कितना टफ है। आपको हर स्टेज का एक एक क्लियर होना चाहिए कौन कहाँ आता है। एग्जामिनर भी जानता है कि टफ है, लेकिन वो ट्रिक और टैक्टिस यूज करने वाले थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट्स को के लिए बहुत आसान है। देखिए कैसे,
भाई आपको बहुत इजी है, 4 ऑप्शन के अंदर से आपको पहला ऑप्शन में वही सेलेक्ट करना है जिसमें बीजीए डायटम्स वोल्वोक्स, तो कौन है, वोल्वोक्स है, तो आपका गया वोल्वोक्स। वोल्वोक्स मिलने पर पता लगा कि 2 के अंदर वोल्वोक्स है ही नहीं, कुछ और दिए हुए हैं बीच वाले, तो पायनियर तो ये बनाता है भाई, तो वोल्वोक्स हो गया। उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में कहाँ जाएंगे आप, सबसे लास्ट में जाएंगे आप फॉरेस्ट ओक। इस शुरुआत में वोल्वोक्स देखें, पायनियर वोल्वोक्स बनाता है, सबसे लास्ट में क्लाइमेक्स ओक बनाता है, तो बन गई बात। उसके बाद में बीच में कुछ भी जो है रहे XYZ, उससे कोई मतलब नहीं। कोई एग्जाम्पल ऐसा रहे जो आपको याद किया है ठीक है, और जो आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, आपको बताएगी, पक्का है कि आपको कि पायनियर वोल्वोक्स क्लाइमेक्स ओक, बीच में जो सीक्वेंस है वो सही होगा, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है ऐसा, और वही सही आंसर आपका जाएगा। तो इस तरीके से कुछ और टफ दे दिया तो वोल्वोक्स के बाद में वेलिस्नेरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है, वोल्वोक्स, वेलिस्नेरिया, और फाइनली बाद में ओक, बीच में फिर और कुछ भी रहे तो सीक्वेंस को फाइंड आउट करना आ जाता है। आप इससे रिगार्डिंग मॉड्यूल के अंदर एग्जाम में एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन बना भी लेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोसीरे के अंदर पायनियर आप जानते हैं, क्लाइमेक्स आप जानते हैं, तो ये था हाइड्रोसीरे। हाइड्रोसीरे के बाद में हम बात करते हैं सक्सेशन ऑन रॉक्स, मीन्स लिथोसीरे। देखिए एक एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से वाटर बॉडी फॉरेस्ट में कन्वर्ट होती है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसे हमने कहा हाइड्रोसीरे। अब हम देखते हैं कि जो खाली पड़ी रॉक्स है, चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, वहाँ पर किस तरीके से फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो रॉक्स के ऊपर सूखे में, ड्राई जीरिक कंडीशन में रॉक्स के ऊपर जो सक्सेशन होता है उसे लिथोसीरे कहते हैं। तो लिथोसीरे, सक्सेशन ऑन रॉक्स। देखिए यहाँ पर आपके मॉड्यूल में तो स्टेजेस दिए, उन्हीं स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए हमने उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से समझें डायग्राम को। सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि इसके ऊपर क्या बना हुआ है, बस आप सबसे नीचे इमेजिन करिए कि ये रॉक्स है, पत्थर है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, और इनके ऊपर देखिए रॉक्स है, तो रॉक्स कैसी होंगी, डायरेक्ट सनलाइट लगती होगी तो गर्म रहती होंगी, वार्म, और वहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं रहता होगा, ड्राई, सूखा है बिल्कुल, गर्म है, वार्म है, ड्राई एंड वार्म, बेयर रॉक्स, खाली पड़ी चट्टान। तो खाली पड़ी चट्टान पर शुरू हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले इस खाली पड़ी चट्टान पर आएंगे कौन, लाइकेन्स। देखिए खाली पड़ी चट्टान पर ड्राई है, वार्म है, और सॉफ्ट नहीं है, सॉलिड है, स्ट्रांग है, मजबूत है, पत्थर है, वहां पर आप क्या मैंगो का ट्री लगा सकते हैं। मैंगो के सीड को यदि डालेंगे तो मैंगो के सीड के बस का ही नहीं है कि वो पत्थर को तोड़कर उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल सके। लेकिन नेचर में कोई है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पत्थर को तोड़कर उससे अपने लिए न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है, और वो है लाइकेन्स। लाइकेन जैसे कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होते हैं। ये जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स, इनमें स्पेशली कौन से लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, जैसे कि नाम से दिख रहा है, क्रस्ट मतलब पपड़ी की तरह होते हैं, पत्थर के ऊपर चिपके रहते हैं, चिपक जाते हैं, और पत्थर के ऊपर चिपक कर अपनी बॉडी से ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि ये पत्थर की विदरिंग करा देता है, पत्थर को वीक कर देता है, पत्थर को तोड़ देता है। जरा देखिए ये क्रिस्टोस लाइकेन कितने स्ट्रॉन्ग है कि पत्थर के ऊपर ग्रो करेंगे, पत्थर के ऊपर ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से, वो ऑर्गेनिक एसिड पत्थर को वीक करेगा, विदरिंग कराएगा, और पत्थर से, रॉक से ये क्रिस्टोस लाइकेन न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि रॉक्स के ऊपर जो पाइनियर स्टेज है वो क्रिस्टोस लाइकेन बनाते हैं। अब क्रिस्टोस लाइकेन आ गए,
और अपना ऑर्गेनिक एसिड रिलीज कर रहे हैं, पत्थर को तोड़ रहे हैं। तो क्रिस्टोज लाइकेन जो है वो ड्राई एरिया में, वार्म में और सूखे में बिल्कुल ग्रो करने वाले हैं पत्थर पर, एक्सपोज्ड जो रॉक्स होती है। अब ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डेथ हो जाएगी, तो लगातार इनकी डेड बॉडी यहाँ इकट्ठी हुई, तो पत्थर के ऊपर देखिए इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बन गई है। तो ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बनने का मतलब कि पत्थर को इसने कवर कर लिया है, अब एक्सपोज्ड रॉक्स नहीं है, एक्सपोज्ड रॉक्स नहीं है। अब जरा सोचिए कि क्रिस्टोज लाइकेन के ही जब स्ट्रक्चर इसके ऊपर ग्रो करेंगी, इनके जो ऑफ स्प्रिंग रहेंगे, तो वो तो इन पर ग्रो करने से ही मना कर देंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि हमें तो हमारे दादा परदादा रॉक्स पर, एक्सपोज्ड पत्थरों पर ग्रो करते हैं, ये तो कवर हो गए, वो तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्रिस्टोज लाइकेन के जो आने वाले मेंबर्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। यही तो है सक्सेशन। स्पीसीज खुद अपने को गायब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और किसी दूसरी स्पीसीज के लिए वो इन्वायरमेंट सूटेबल बना देती है। जिस प्रकार क्रिस्टोज लाइकेन ने यहाँ पर ग्रो करते हुए रॉक्स के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की लेयर चढ़ाने से अपने लिए इन्वायरमेंट अनफेवरेबल, जबकि फोलियोज लाइकेन के लिए, फोलियोज लाइकेन के लिए सूटेबल बना दिया। फोलियोज लाइकेन बस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि भाई पत्थर पर तो हमारे ब्रदर जो है क्रिस्टोज ग्रो करते हैं, हमारे बस का नहीं है। फोलियोज को मिला मौका कि भाई अब तो क्रिस्टोज लाइकेन की डेथ की वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया है, थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया है, तो अब वो ग्रो करने लगे। फोलियोज लाइकेन लीफी लाइकेन होते हैं, इसलिए लीफी लाइकेन बनाए। और क्रिस्टोज लाइकेन बिल्कुल क्रस्ट की तरह चिपके रहते हैं, ध्यान रखें। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि किसी रॉक से क्रिस्टोज लाइकेन निकाल कर लाओ, तो आप कहेंगे मुझे नाइफ दें, नाइफ से निकलेगा। क्यों? कि नाइफ से उसको ऐसे निकालना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है वहां से, तो इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से जो है अटैच रहते हैं। फोलियोज लाइकेन ग्रो कर रहे हैं, फोलियोज लाइकेन में सेम पैटर्न, फोलियोज ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद में उनकी बॉडी का डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर का रॉक्स के ऊपर लेवल और बढ़ गया है, और उसके बाद में थर्ड स्टेज मॉस स्टेज आ जाएगी। मॉस जो कि एक ब्रायोफाइट्स है वो आ जाते हैं, मॉसेज स्टेज कहते हैं। देखिए मॉस को बनाया भी है, जरा देखें, यदि आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं तो ये लीफी स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट और ये कैप्सूल बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा सिमिलर दिखाया है कि आपको आइडिया रहे कि ये मॉस आ गए। मॉस ग्रो करेंगे, मॉस ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और उनकी डेथ होगी। उनकी बॉडी का डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मिक्स हो जाएगा और फाइनली मॉस की डेथ के बाद में इन रॉक्स के ऊपर मेन लेयर को यदि इकट्ठा कर दूं तो कहते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। रॉक्स के ऊपर लाइकेन की मेहनत से और मॉसेस दोनों के काम करने के बाद में रॉक्स के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए बताइए अब यहाँ पर कि सॉइल को बनाने में किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा। आप कहेंगे सर क्रिस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड मॉस। यही वजह है कि 11th NCERT के अंदर प्लांट डाइवर्सिटी में ब्रायोफाइटा वाले चैप्टर में, NCERT के अंदर ब्रायोफाइटा वाले चैप्टर में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स में लिखा है मॉसेस अलोंग विद लाइकेन, ध्यान से समझे, मॉसेस along with lichen play a very important role in the formation of soil। मतलब इकोलॉजिकली मॉसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर रॉक्स को तोड़ने का काम, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करने का काम, फाइनली सॉइल को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो मॉस का इकोलॉजिकल रोल है लाइकेन के साथ। चलिए मॉसेस ग्रो कर रहे हैं, डेथ हो गई, सॉइल बन गई। यहाँ पर सॉइल बनने पर देखिए यहाँ पर कहानी होती है, सॉइल बनने पर अब ये जो पहले ड्राई था अब ड्राई नहीं रहता, वार्म हो जाता है। जो वार्म था जो ड्राई था वो मॉइस्ट हो जाता है, और जो वार्म था तो ये पत्थर थे, लाइट पड़ती थी, लेकिन अब तो हर्ब्स आ गई हैं, ग्रासेस आ गई हैं, अब वार्म की जगह कूल हो गया है, ठंडा। देखिए जैसे ही ग्रास आई और ग्रास की वजह से ड्राई तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मॉइस्ट में, और वार्म इन्वायरमेंट कन्वर्ट हो गया कूल में। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ठंडा इन्वायरमेंट यदि हो गया होगा, अभी इन स्टेज को भूल जाइए,
ग्रास चल रही है, यदि ठंडा इन्वायरमेंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है उस एरिया के क्लाइमेट में। देखिए, जब केवल पत्थर हुआ करते थे, कुछ नहीं था, तो क्लाउड्स आते थे, क्लाउड्स के अंदर वाटर था, पानी था, पानी क्लाउड्स बरसना चाहते हैं, क्लाउड्स के अंदर वाटर किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, और वेपर को यदि कंडेंस कराना है तो नीचे से आपको वेपर को क्या करना पड़ेगा, कंडेंस, और वेपर को कंडेंस करने के लिए नीचे से क्या देना पड़ेगा, ठंडे का झटका, कोल्ड का। तो नीचे जब पत्थर है, पत्थर पर पड़ी सनलाइट तो क्या हुआ, वार्म, नीचे से गर्मी जाती है, और गर्मी और क्लाउड्स को क्लाउड्स ही बने रहने देती है, वेपर को और वेपर बने देगी, क्योंकि नीचे से गर्मी आ रही है। जिन एरिया में गर्मी आती है वहां पर क्लाउड्स कंडेंस हो ही नहीं सकते। तो फिर अब क्या हुआ, अब नीचे से, अब यहां क्या हो गया, कूल, अब नीचे से ठंडी का झटका लगता है और ये क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं। कुल मिला के जब पत्थर थे बारिश नहीं पड़ती थी, लेकिन हर्ब्स आए तो बारिश पड़ने लगी, अच्छा खासा रेनफॉल शुरू हो गया है। देखिए, यही वजह है कि कहते हैं कि यदि फॉरेस्ट को काटोगे तो आपके यहाँ का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। जो बड़े पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो ठंडी का, कोल्ड का झटका देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड कंडेंसेशन होता है और रेन आती है। बारिश यदि लानी है तो पेड़ लगाओ, कि पेड़ कंडेंस करने में क्लाउड्स को हेल्प करते हैं। हब्स की डेथ होगी, ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डेथ होगी, और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। स्क्रब स्टेज, स्क्रब आ गई, स्क्रब की ग्रोथ होगी, उसके बाद में बर्थ, ग्रोथ, डेथ, रिप्रोड्यूस, ये सब करेंगे। फाइनली कुल मिला के देखिए, स्टेज आपको दिखाई से ही याद रहे, कुल मिला के चल क्या रहा है, पत्थर और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सॉइल फॉर्मेशन हो गया है, और फाइनली उसके ऊपर आ जाएंगे फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज जिसमें वुडी ट्रीज होते हैं, ओक एंड सैलिक्स आपने पढ़ा है, फॉरेस्ट के लिए भी आप ओक एंड सैलिक्स याद कर सकते हैं। देखिए, सक्सेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यदि कहीं पर फॉरेस्ट आ गई तो केवल वुडी प्लांट्स होंगे, स्क्रब भी होंगे, हर्ब्स भी होंगे, मॉसेस भी हो सकते हैं, लाइकेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट जो है वो क्लाइमेक्स में फॉरेस्ट होंगे, वुडी प्लांट्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये लिथोशिरे का आपको समझा दिया। अब इसमें देखिए, पत्थर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर किसने शुरुआत की, क्रिस्टोज लाइकेन। तो जो शुरुआत करता है वो क्या कहलाता है, पायनियर स्टेज, पायनियर कम्युनिटी, लिथोशिरे में ये। और फॉरेस्ट स्टेज जो लास्ट है, क्लाइमेक्स स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज है ये, क्लाइमेक्स याद रखें। तो ये है क्लाइमेक्स स्टेज, कौन, फॉरेस्ट है क्लाइमेक्स स्टेज। अब देखिए, क्लाइमेक्स स्टेज है फॉरेस्ट, और जो बीच में आने वाली ये फोलियोज, लाइकेन, मोस, हर्ब्स, स्क्रब, ये है सीरल कम्युनिटी। और पूरा का पूरा एंटायर पायनियर सीरल क्लाइमेक्स क्या कहलाएगा, सीरे नहीं, लिथोशिरे। भाई अब तो कंफर्म है ना, रॉक्स के ऊपर चल रहा है, वाटर के ऊपर थोड़ी चल रहा है, तो हाइड्रो हो जाएगा, लिथोशिरे। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डायग्राम की फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाया गया है, आपके लिए आसान रहेगा, डायग्राम याद रहेगा। स्टेज का सीक्वेंस याद रखें, यहाँ पर तो इजी है, हाइड्रोशिरे के कंपैरिजन में ये आपको ध्यान रखना है। लाइकेन लिथोशिरे के अंदर पाइनियर हैं, जबकि हाइड्रो के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके बाद में देखिए, बेसिक बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन कई बार पढ़ने के बावजूद भी हम उसको मिस कर देते हैं, वो है ये। देखिए यहाँ पर जो ये बनाया, ये क्या है, हाइड्रिक कंडीशन मतलब वाटर वाली कंडीशन है, जीरिक कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन। हाइड्रिक कंडीशन में जब शुरू होता है सक्सेशन तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोसीरे। जीरिक कंडीशन में जब शुरू होता है तो क्या कहते हैं, लिथोशिरे। कमाल की बात है, हाइड्रोसीरे में जो पाइनियर है वो फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, डायटम्स, बीजीए, वॉल्वॉक्स। जीरिक कंडीशन है लिथोशिरे में पाइनियर बनाते हैं लाइकेन्स, जबकि क्लाइमेक्स ओक और सैलिक्स ही बनाते हैं। मीन्स हाइड्रोसीरे हो या लिथोशिरे हो, शुरुआत तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म करते हैं। भाई हाइड्रिक कंडीशन में फाइटोप्लैंक्टन्स पाइनियर है, जीरिक कंडीशन में लाइकेन्स पाइनियर है, जबकि अंत सबका एक जैसा है। मीन्स क्लाइमेक्स स्टेज फॉरेस्ट बनाते हैं और फॉरेस्ट में ओक एंड सैलिक्स।
टू मच वाटर कंडीशन हाइड्रिक, टू मच ड्राई कंडीशन सूखा हुआ, दिस वन इज मीडियम वाटर कंडीशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेस्ट में भी पूछा जाता है कि सक्सेशन के अंदर टू मच वाटर कंडीशन या बिल्कुल सूखे कंडीशन ग्रेजुअली किस कंडीशन में चेंज हो जाती है, तो उसका आंसर है मीडियम वाटर कंडीशन। देखिए सड़क पर खड़ा हुआ जो पेड़ है ना वो मीडियम वाटर कंडीशन में ही है, फॉरेस्ट जो है वो मीडियम वाटर कंडीशन। बताओ फॉरेस्ट में कौन सा पानी भरा हुआ है बिल्कुल, या बिल्कुल सूखा है डेजर्ट जैसा, मीडियम वाटर कंडीशन। ये जो मैंगो है, ये जो आपके नीम है, सीसम है, देवदार है, ये क्या है, मीडियम वाटर कंडीशन। इसको मीजिक भी कहते हैं। सो हाइड्रिक कन्वर्ट इनटू मीजिक, जीरिक कंडीशन कन्वर्ट इनटू मीजिक। ओक एंड सैलिक्स कॉमन है, क्लाइमेक्स तो कॉमन ही है, फॉरेस्ट बनेगा, शुरुआत अलग अलग हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोसीरे पहले पढ़ा हमने, एक एग्जाम्पल वाटर बॉडी के अंदर सक्सेशन, उसके बाद में हमने लिथोसीरे की बात की, सक्सेशन ऑन रॉक्स, कैसे रॉक्स के ऊपर जो है फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। इससे आपको एक बात समझ में नहीं आती कि अर्थ के ऊपर या तो शुरुआत में लैंड रही होगी रॉक्स या फिर वाटर बॉडी। तो आज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितने भी घने जंगल आप देखते हैं चाहे वो किस वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, या तो वो वाटर बॉडी के ऊपर बने हैं, हाइड्रोसीरे से बने होंगे, या वो रॉक्स के ऊपर बने हैं, लिथोसीरे से बने होंगे। तो बड़ा खास है, इंपॉर्टेंट है। इस हाइड्रोसीरे और लिथोसीरे के बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके सक्सेशन का लास्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन।